सबैजनालाई नमस्ते, म सुमन। आज म रियाक्ट गर्न जाँदैछु डु नेपाली हेट्स इन्डियन भन्ने भिडियो, जुन भिडियो चाहिँ अपलोड भएको छ बट वाइ भन्ने युट्युब च्यानलबाट, जसको लिङ्क म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। के नेपालले साँच्चै इन्डियनहरूलाई भारतीयहरूलाई हेला नै गर्छ त? आउनुहोस् इन्डियनहरूको बुझाइमा कस्तो छ त नेपालीहरूको मन। इंटरनेट में मेरा फेवरेट टाइम पास है रेडिट चलाना। रेडिट पे मीम्स है, छोटे बच्चों को गिरते हुए देख सकता हूँ, वियर्ड क्वेश्चंस और लोगों के साथ हिंदी डिस्कशंस पे पार्ट ले सकता हूँ। काफी फन। और अभी मैंने रिसेंटली रेडिट पे एक पोस्ट देखा जिसमें लिखा था कि नेपाल के ज्यादातर लोग इंडिया को हेट करते हैं और इंडियंस को ये बात पता नहीं है, इग्नोरेंट है। टू बी ऑनेस्ट मुझे भी लगा कि ये कुछ चुनिंदा नेपाल के लोगों की फीलिंग होगी, सब ऐसा नहीं सोचते होंगे, पर फिर भी मैंने इस पे थोड़ा सा पढ़ा। टर्न्स आउट मैं भी उन इग्नोरेंट लोगों में से एक हूँ। और 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी यही पूछा था कि नेपाल के लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। ये स्टोरी है दो कंट्रीज की, दो कंट्रीज जो एक लॉन्ग बॉर्डर, एक रिच कल्चर शेयर करते हैं। कैसे हमारी पॉलिटिक्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ट्रेड और कॉमर्स के पुराने दिनों से लेकर आज की जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी। अलग अलग तरीके जिनसे आप एक सिचुएशन को देख सकते हो एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। ये रंजीत रे सर की बुक है काठमांडू डिलेमा। ये हमारे एम्बेसडर टू नेपाल थे और इन्होंने अपनी बुक में बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स बताए। मैं आपसे एक शेयर करता हूँ। Good evening and welcome to the Dashrath Stadium in Kathmandu, Nepal. 2013 में नेपाल में इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान फुटबॉल मैच चल रहा था और नेपाल के लोग अफगानिस्तान को चेयर कर रहे थे और इंडिया के प्लेयर्स को बू। इनफैक्ट ये कहते हैं कि नेपाल के कुछ लोग हर उस टीम को सपोर्ट करेंगे जो इंडिया के अगेंस्ट खेल रही हो, भले ही पाकिस्तान ही क्यों ना। और नेपाल के लोग बहुत प्राउड, बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं। अभी पिछले साल हमारे ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर ने बोल दिया था कि गौतम बुद्ध एक ग्रेट इंडियन थे और इस बात को लेकर नेपाल में प्रोटेस्ट हो गए। वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट तक निकाल दिया कि ऐसे कैसे बोल रहे हो, गौतम बुद्ध नेपाल में पैदा हुए थे। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, छोटे छोटे इंसिडेंट भी ऐसे ब्लो अप कर जाते हैं। हमारा रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज जो इन दो कंट्रीज को जोड़ता है वही हमारे बीच टेंशन भी क्रिएट करता है। अब ऐसा क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा नेपाल के बारे में जानना जरूरी है। नेपाल 200 साल पहले ऐसा दिखता था। शिमला, देहरादून, नीचे की तरफ बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, ये सब नेपाल का पार्ट थे। और इंडिया में उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी थी। 200 साल पुरानी बात है, तब इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था और तब तिब्बत को एक मिस्टिकल लैंड की तरह देखा जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टाइम पैसे चाहिए थे और तिब्बत में थी पश्मीना, जो लंदन में और महंगी। पर अगर तिब्बत पहुंचना है तो नेपाल से जाना पड़ेगा, मगर नेपाल ने साफ मना कर दिया, कोई अंदर नहीं आएगा। तो अंग्रेजों और नेपाल के बीच वॉर स्टार्ट हो गई। 2 साल तक वॉर चली पर कोई सब्सटैंशियल रिजल्ट नहीं आया, पर नेपाल थोड़ा कमजोर पड़ रहा था। तो उसके बाद एक ट्रीटी साइन की गई और नेपाल को अपना बहुत सारा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा। उसी के बाद से नेपाल आज तक ऐसा दिखता है। अब उनकी पॉपुलेशन को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। मधेसीज, ये वो लोग हैं जो इंडिया से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, हिंदी बोलते हैं, कल्चर लगभग बहुत सेम है। हिल पीपल्स, ये वो है जो नेपाल को एक तरह से रूल करते हैं। राजा महाराजा यहीं से थे और आज भी आर्मी में और पॉलिटिक्स में यही डोमिनेट करते हैं। नेपाली नेशनलिज्म और कुछ हद तक इंडिया के लिए जो हेट्रेड है वो इन्हीं लोगों से आती है। और फिर बाकी जनजाति। वॉर के बाद अंग्रेज गोरखा सोल्जर से इतने ज्यादा इंप्रेस हुए कि उन्होंने गोरखा सोल्जर्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट करना चालू किया और तब से लेके आज तक गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी का एक पार्ट है। अब जियोग्राफी और कल्चर तो आपको समझ में आ गया, मैं आपको रीजन समझाता हूँ जिसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। 1950 तक नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ राजा थे। पर जब इंडिया को आजादी मिली, संविधान मिला, उसके बाद नेपाल में भी डेमोक्रेसी की डिमांड बढ़ने लगी। तब प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे और उन्होंने भी इस डिमांड को सपोर्ट किया। तो कॉम्प्रोमाइज करने के बाद और हमारे बहुत ज्यादा सपोर्ट के बाद नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी आ गई। मतलब राजा अभी भी थे पर अब थोड़ा डेमोक्रेटिकली रूल करना था। मतलब इसको ऐसे समझो कि नेपाल ने 10 साल तक डेमोक्रेसी के साथ एक्सपेरिमेंट किया। इनफैक्ट रूमर है कि नेपाल के राजा नेपाल को इंडिया का पार्ट बनाने के लिए तैयार थे, पर पंडित नेहरू ने मना कर दिया। पर फिर आए किंग महेंद्र, पर किंग महेंद्र को डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने कहा बहुत खेला, डेमोक्रेसी हटाओ अब सब, और वो वापस मोनार्की ले आए कि राजा है जो है। अब यहाँ चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि इसमें आरएसएस भी इन्वॉल्व है। जब किंग महेंद्र ने सारी पावर्स वापस ले ली, डेमोक्रेसी हटा दी, पंडित नेहरू ने नेपाल को बहुत क्रिटिसाइज किया। पंडित नेहरू नाराज थे क्योंकि वहाँ जस्ट इलेक्शन हुए ही थे, नेपाली कांग्रेस वहाँ मेजोरिटी में आई ही थी और नेपाली कांग्रेस के ज्यादातर मेंबर्स वही थे जो हमारे इंडिया से पढ़े थे, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में हमारी मदद की थी और पंडित नेहरू से क्लोज रिलेशंस थे। किंग महेंद्र ने इन लीडर्स को एंटी नेशनल और भारतीय दलाल बोल के जेल में डालना चालू किया और नेपाल में जो इंडिया के लिए हेट सेंटिमेंट है वो यहीं से स्टार्ट हुआ। दूसरी चीज जो किंग महेंद्र ने की वो थी इंडिया में कांग्रेस की ऑपोजिशन से दोस्ती।
मतलब आरएसएस। और ये एक्चुअली मैंने 2 बुक से कंफर्म किया है। प्रशांत झा की बुक है अ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री ऑफ नेपाल, इनके दादाजी संघ में थे, और दूसरी काठमांडू डिलेमा जो हमारे एम्बेसडर टू नेपाल ने लिखी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि नेपाल हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली किंग महेंद्र के टाइम बना, जब उन्होंने खुद को भगवान विष्णु का अवतार बताया और नेपाल का डिवाइन रूलर। और आरएसएस एक हिंदू नेशन के आइडिया से बहुत खुश, उनका फुल सपोर्ट। तुलसी गिरी जो एक टाइम पे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे और आरएसएस मेंबर, नेपाल को एक्चुअली हिंदू राष्ट्र बनाने का आइडिया उनका ही था। अब यहाँ से पॉलिटिक्स 2 चीजों पर शिफ्ट हो गई, एंटी इंडिया सेंटिमेंट और हिंदू गार्ड। किंग महेंद्र के बाद उनके बेटे राजा बने, जिन्हें विश्व हिंदू परिषद ने विश्व हिंदू सम्राट घोषित किया। ये वो टाइम था जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और सिक्किम इंडिया के साथ जस्ट जुड़ा ही था। तो नेपाल के रूलर्स में एक ये डर भी था कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। तो नेपाल अब चाइना के नजदीक जाने लगा। नेपाल में माओइस्ट लिटरेचर इजीली मिलने लगा। इस टाइम तक नेपाल और इंडिया के रिलेशंस वीक होने लग गए थे और ये 1990 तक चला। पर फिर 1990 में नेपाल में फिर से रेवोल्यूशन हुआ और राजा की पावर्स फिर से कम कर दी गई। एक हेट्रेड का रीजन ये भी है कि जब जब नेपाल में कोई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन हुआ है, इंडिया का उसमें कुछ ना कुछ रोल रहा है। 1950 में हमने ही कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की लाने में मदद की थी, और 1990 में जब फिर से ये हुआ तब भी हमने डेमोक्रेटिक फोर्सेस को फुल सपोर्ट किया। मैंने आपको बताया था ना कि जो हिल पीपल हैं यही रूलिंग क्लास थे और आज भी कुछ हद तक यही है। तो इन्होंने पावर में रहने के लिए एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड किया। और अगर इंडिया डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो भी स्टेप्स है वो इन लोगों के अगेंस्ट है। वैसे अगर ये सब आर्गुमेंट्स हटा भी दे और नेपाल के नजरिए से देखें तो किसी भी कंट्री को पसंद नहीं आएगा कि कोई दूसरी कंट्री उनके अफेयर्स में, उनकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है। एकदम सही 1990 हो के नहीं जन था। आंदोलन के बाद फिर 1996 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने सिविल वॉर स्टार्ट कर दी। इस बार इंटेंशन था कि अब राजा चाहिए ही नहीं और नेपाल फुल डेमोक्रेसी, फुल रिपब्लिक होगी। अमीश मुल्मी अपनी बुक ऑल रोड्स लीड नॉर्थ में बताते हैं नेपाल के नजरिए से माओइस्ट को इंडिया सपोर्ट कर रहा था और सही हो राजा नहीं। को चाइना। और जब नेपाल को वेपन्स की जरूरत पड़ी तो हमने वेपन्स नहीं दिए, चाइना ने दी। पर एंड में जब सिविल वॉर खत्म हुई, नेपाल एक फुल रिपब्लिक बन गई और 2007 आते आते अब कोई राजा नहीं थे और तब से लेके अभी तक नेपाल एक फुल डेमोक्रेसी है। पर अब जो पॉलिटिशियंस थे वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट वाले पॉलिटिशियन थे, या एटलीस्ट पावर में रहने के लिए तो वो यही करते थे। पहले चाइना नेपाल में राजा को सपोर्ट करता था, पर माओइस्ट रेवोल्यूशन के बाद नेपाल में पावर में थी कम्युनिस्ट पार्टीज, तो चाइना ने फिर इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। नेपाली प्राइम मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स अब बीजिंग फ्रीक्वेंटली आने जाने लग गए थे। अब चीजें डिफरेंट थी क्योंकि पहले नेपाल चाइना को इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए यूज करता था, पर अब चाइना नेपाल के डायरेक्ट डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट था। चाइना नेपाल में रोड्स बना रहा है, रेलवे लाइन बिछा रहा है, सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रहा है। चाइना सही, नेपाल सही। की स्कूल में जा जाके टीचर्स की सैलरी तक दे रहा है अगर स्कूल्स चाइनीज भाषा बच्चों को सिखाए। एक तरफ पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा रिलेशन नेपाल से और कमजोर हो। महाभूकंप। 2015 में नेपाल में बहुत बड़े भूकंप आए, गांव के गांव एकदम फ्लैट हो गए और उसी टाइम नेपाल ने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन भी पास कर रहा है। अभी अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने रिपोर्ट किया था कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था वो नेपाल की मधेसी पॉपुलेशन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटिंग था। मधेसी पॉपुलेशन वही है जो इंडिया से क्लोज है, जिनका ट्रेडिशन, कल्चर हमसे बहुत मिलता जुलता है। इंडिया चाहता था कि नेपाल इस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने ऑफिशियली मना कर दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला है, पर इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट को फिर भी सही बताया और इसी टाइम इंडिया ने नेपाल पे एक अनऑफिशियल ब्लॉकेट लगा दी। इंडिया इस बात को डिनाई करता है, पर नेपाल के लोग कहते हैं कि हमने नेपाल के फ्यूल ट्रांसफर रोक दिए और ये सब जब नेपाल में कुछ महीनों पहले एक भूकंप आया ही था। नेपाल को इसकी वजह से बहुत इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। कहते हैं कि वो टाइम था जब हमने नेपाल को एकदम लूज कर दिया। नेपाल के तब प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली थे, जिन्होंने हाथों हाथ चाइना के साथ पेट्रोलियम सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया और चाइना ने नेपाल को फ्यूल सप्लाई किया। प्राइम मिनिस्टर ओली ने इस इंसिडेंट को एंटी इंडिया हेट्रेड में बहुत अच्छे से यूज किया, अपनी पावर को नेपाल में और मजबूत करने के लिए। इसके अलावा हेट्रेड का एक रीजन है हमारी मीडिया, जो आपको पता है टीआरपी के लिए कुछ भी करती है। Yes, इंडिया और correct. नेपाल के बीच में भी बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, काला पानी और लिपू लेक के एरिया को लेके, जिसे दोनों कंट्रीज अपना टेरिटरी बताती है। तो हमारे इंडियन मीडिया ने न्यूज रिपोर्ट चलाई कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को चाइना के एम्बेसडर ने प्यार में फंसा लिया है, वो भी इतने घटिया तरीके से। याकी को देखकर ओली का दिल ओले ओले करने लगा। वो हर फैसले से पहले यो जस्तो करने लगे। याकी के एकदम उसने के जाल में फंसकर घटिया मीडिया था पानी के होला मछली रे की तरह भगवान। तड़पने लगे और अब जो याकी बोले वो ओली किया करने लगे। को लगा यस्तो नि हुन्छ तर इन्डियन मिडिया आएर आ गई हैं, लेकिन ये एक छलावा निकला। के बोले हो। कंट्री के पीएम के बारे में बोल रहे हो जिसे हम हमारा भाई बोलते हैं। reports that the Indian media houses carried were horrible. And, we were treating Nepal as if
it were like Pakistan or China and making all kinds of unsubstantiated allegations. And I think this was really irresponsible. और जब Yes, 2015 में भूकंप correct. आया था तब भी इंडियन मीडिया ने यही किया था, बहुत ही इनसेंसिटिव तरीके से लोगों से जा जाके घटिया क्वेश्चन पूछ रहे थे। ऐसा कवरेज था जैसे फैमिली ड्रामा चल रहा हो। इसके अलावा हम लोग और हमारे पॉलिटिशियंस भी नेपाल के लोगों को लेके बहुत इग्नोरेंट है। अगर मधेसी कम्युनिटी के पॉलिटिशियंस जिनके सरनेम फॉर एग्जांपल यादव, महतो और ठाकुर है, तो उनसे पूछ लिया जाता है, अच्छा तो आप नेपाल कब गए इंडिया से? करेक्ट, एकदम सही हो यो चाहिँ। ल यो चाहिँ सही हो यो, त्यो त सोधि नै हाल्छ। अब हाम्रो मधेसमा नि त छ नि एकदमै नेपाली नै पुर्खौँ पुस्ता पहिले नेपाल एकीकरण हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै आएर बसेका त छन् नि है। अब यो महतो यो भन्छौँ नि यादवहरू देख्न छ उनीहरूले नि सोद्धो रहेछ, हामीले पनि सोध्छौँ इन्डियाको हो भनेर, उनीहरूले नि सोद्धो रहेछ, थाहा भयो। इंडिया और नेपाल का रिलेशनशिप ऐसा है जो कल्चर, हिस्ट्री और शेयर्ड वैल्यूज पे बना है। सदियों से हम एक दूसरे के साथ रहे, एक बॉर्डर शेयर किया है जो कॉन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन दोनों का सोर्स है। और जो हेट्रेड है वो मोस्टली पॉलिटिशियंस और मीडिया ने भरा है। तो इंडिया और नेपाल साथ में काम करके, कोऑपरेट करके डायलॉग्स के थ्रू वापस ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये 2 बुक्स आपको जरूर पढ़नी चाहिए। काठमांडू डिलेमा जो इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप को हमारे पर्सपेक्टिव से दिखाती है, और ऑल रोड्स लीड नॉर्थ जो नेपाल का पर्सपेक्टिव कि क्यों नेपाल चाइना के इतना क्लोज होता जा रहा है, उसके बारे में बात करती है। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक यो भिडियोमा एकदमै दुधको दुध पानीको पानी छुट्याइदिएको छ। कसको कारणले चाहिँ यो सब गन्जागोल भनौँ न इन्डिया र नेपालको बिच सम्बन्धमा गन्जागोल उत्पन्न भइरहेको छ। इन्डियन मिडिया प्लस यो राजनीतिक पोलिटिकल भइहाल्यो, पोलिटिक्सले गर्दा पनि एकदम गन्जागोल मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेको यो भिडियोले भन्न खोजेको जस्तो लाग्यो। यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि द रियाक्सन नेपाल युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। भिडियो मन परे साथीभाइमाझ सेयर पनि गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला।